हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम अप्रैल 2024 की योजना को कवर करने वाले हैं। इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, जो आने वाले प्रीलिम्स में हमें बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो आज हम इसको कवर करने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो ये इसका संपादकीय है, इसमें फ़िलहाल तो ज़्यादा कुछ नहीं था, तो इसको हमने कवर नहीं किया है। आगे देख लेते हैं, जो पहला चैप्टर आएगा भूवैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है? तो इसमें कुछ फैक्ट दिए होंगे, उनको हम अपनी तरफ से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है और यह भौगोलिक रूप से समृद्ध और इसमें भूवैज्ञानिक विविधता है, जिसमें शक्तिशाली हिमालय से लेकर विशाल हिंद महासागर की देखरेख करने वाले निचले तटीय मैदानों तक फैला हुआ है, ठीक है? फिर आगे देख लेते हैं। आगे ये दिया हुआ है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियाँ दुनिया में सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्रों में से एक हैं और भारत की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ रहता है। फिर भारत की लगभग 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, जो पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लगती है, ठीक है? थार रेगिस्तान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, जो रेत के टीलों, विरल वनस्पति और विशिष्ट जीवों वाला एक विशाल शुष्क क्षेत्र है। अब हिमालय के बारे में देख लेते हैं। तो हिमालय क्या है? ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जो भारतीय भूभाग को तिब्बती पठार से अलग करती है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो जब भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराहट हुई, जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो उसके फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ। और यह पश्चिम उत्तर पश्चिम से पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा तक एक चाप के रूप में लगभग 2400 किलोमीटर तक चलता है, जो 5 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में फैला हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? 5 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई पश्चिम में 350 किलोमीटर से लेकर पूर्व में 150 किलोमीटर तक है। इसका मतलब अगर ये आ जाए, चौड़ाई को लेके आ जाए, तो पश्चिम से पूर्व तक आते-आते जो हिमालय की चौड़ाई है, वो क्रमशः घटती जाती है, ठीक है? फिर आगे दिया है कि महान हिमालय दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियों का घर है, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत। तो ये जो चोटियां हैं, ये महान हिमालय में पाई जाती हैं और इसी रेंज के भीतर कई ग्लेशियर मौजूद हैं, जिनमें है गंगोत्री ग्लेशियर और सतोपंथ ग्लेशियर। ये जो हैं, ये भी महान हिमालय में ही शामिल हैं। फिर उत्तरी मैदान के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तरी मैदान को भारत का महान मैदान भी कहा जाता है, जो दुनिया के सबसे व्यापक जलोढ़ क्षेत्रों में से एक है और ये पश्चिम से पूर्व तक लगभग 2400 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 240 से 320 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब इसमें भाबर और खादर की जो अवधारणा दी है, वो देख लेते हैं कि भाबर बेल्ट में संरंध्रता के कारण जल धाराएं भूमिगत हो जाती हैं, ठीक है? फिर तराई बेल्ट भाबर बेल्ट के दक्षिण में स्थित है, जहां धाराएं भाबर बेल्ट में भूमिगत होकर फिर से सतह पर आ जाती हैं। तो क्या होता है, जो भाबर बेल्ट है, वहाँ संरचना मतलब जो बलुई होता है, वहाँ पे भूमिगत हो जाती हैं, ठीक है? जल धाराएं भूमिगत हो जाती हैं और जब तराई बेल्ट में जब ये आ जाती हैं, तो यहाँ पर ये भूमिगत होकर फिर से सतह पर चलने लगती हैं, ठीक है? फिर घने जंगलों वाला तराई क्षेत्र में विविध वनस्पतियां और जीव जंतु हैं और यहाँ उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और असम में काजीरंगा नेशनल पार्क जैसे कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। फिर उत्तरी मैदानों की एक अन्य राहत विशेषता भांगर है, जो पुराना जलोढ़ है, ठीक है? तो पुराने जलोढ़ को क्या बोलते हैं? भांगर। और जो नया आता है उसको बोलते हैं खादर, जो बाढ़ के मैदान के ऊपर एक छत बनाता है। फिर आगे देख लेते हैं। नदी के किनारे के साथ बाढ़ के मैदानों का निर्माण खादर द्वारा होता है, जो हर साल पुनः भर जाने वाले नए जलोढ़ से बना होता है। इसी की बात कर रहा था। जो पुराना होता है उसको बोलते हैं बांगर और जो नया होता है उसको बोलते हैं खादर, ठीक है? फिर भांगर और खादर समझ लिया। फिर आगे देख लेते हैं। आगे दिया है कि उत्तरी मैदान इलाकों की नदियां तलछट जमाव से भरी हुई हैं। मुहाने पर उनका तलछट भार दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, जिसे सुंदरबन कहा जाता है। यह ज्वारीय जलमार्गों, कीचड़ वाले मैदान और नमक सहिष्णु मैंग्रोव वनों के छोटे द्वीपों के एक जटिल नेटवर्क द्वारा चिन्हित है। अब मैंग्रोव वन क्या करते हैं? तो मैंग्रोव वन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और सुनामी के विरुद्ध प्राकृतिक बाधाएं प्रस्तुत करते हैं। यह क्षेत्र अपने विस्तृत जीव जंतुओं के लिए जाना जाता है, जिसमें कई पक्षी प्रजातियां जैसे बंगाल टाइगर और अन्य खतरे वाली प्रजातियां जैसे एस्टुरीन मगरमच्छ और भारतीय अजगर शामिल हैं। फिर प्रायद्वीप पठार। तो प्रायद्वीप पठार जो है वो 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई से चिन्हित है, जो कई नदियों द्वारा विच्छेदित है। यह अवशिष्ट पहाड़ियों वाला एक ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है। यह पठार कहाँ से है इसका विस्तार? तो यह पठार पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से लेकर पूर्व में छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। इसमें मध्य भारत की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं। कौन कौन सी? जैसे विंध्य पर्वत, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और सरगुजा पर्वतमाला के साथ साथ पश्चिमी और पूर्वी घाट भी इसमें शामिल होते हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या हैं? इसमें मुख्य रूप से आग्नेय और रूपांतरित मूल की कठोर क्रिस्टलीय चट्टानें शामिल हैं। इसमें लोहा, बॉक्साइट,
अभ्रक, सोना, तांबा, मैग्नीज आदि जैसे खनिज भंडार हैं। तो ये प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं होंगी। अब इसमें कोलार, हुट्टी, बैलाडीला, सिंहभूम, कोरबा, मलाजखंड आदि जैसे प्रसिद्ध खदानों का भी घर है। और जो गोंडवाना कोयला भंडार का अधिकांश हिस्सा है, ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार में पाया जाता है। इस क्षेत्र में चूना पत्थर का एक प्रचुर भंडार है, जो सीमेंट उद्योग में उपयोग किए जाने वाला एक प्रमुख कच्चा माल है। और जो प्रायद्वीपीय पठार के दक्कन बेसाल्ट का जो है, वो सड़क धातु के रूप में उसका उपयोग किया जा रहा है। और पठार में जो अन्य खनिज धातु हैं, वो क्या क्या मिलते हैं, जैसे क्रोमाइट भी मिल जाता है, सीसा मिल जाता है, जस्ता, जिप्सम आदि के भंडार भी हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। फिर पठार का एक जो बड़ा हिस्सा है, वो उपजाऊ काली मिट्टी से ढका हुआ है, जो कपास उगाने के लिए बेहद उपयोगी है। फिर तटीय क्षेत्रों की रेत थोरियम मुक्त मोनाजाइट से समृद्ध है, जो भारत की परमाणु परियोजनाओं को शक्ति प्रदान करने की क्षमता रखती है। यह क्वेश्चन 2022 में भी यूपीएससी ने पूछा था, तटीय क्षेत्रों की बालू से रिलेटेड, और उसके कुछ साल पहले भी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी ने पूछा है। थार रेगिस्तान के बारे में जान लेते हैं। इसे महान भारतीय रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है, जो एक विशाल शुष्क क्षेत्र है। ये भारतीय महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। रेत के टीले, जिन्हें क्या कहा जाता है, भाखर, जो 150 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और हवा के साथ लगातार बदलते रहते हैं। तो भाखर जान लीजिए क्या है। आगे देख लेते हैं। अब ये दिया है कि ये क्षेत्र जो है, ये तेल भंडार से समृद्ध है और बाड़मेर बेसिन में भारत के सबसे बड़े तटवर्ती तेल क्षेत्रों में से एक का घर है। ये बात हो रही है थार रेगिस्तान क्षेत्र की। फिर यह क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े नमक दलदलों में से एक है, जिसे ग्रेट रन ऑफ कच्छ कहा जाता है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ भारत के प्रमुख नमक उत्पादक जिलों में से एक है। फिर अगर और चीज़ें देखेंगे तो आगे आ जाएगा जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप की बात यहाँ पे हो रही है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसमें लगभग 572 द्वीप शामिल हैं और जिसमें से केवल जो है 37 ही बसे हुए हैं। ठीक है, 572 में जो केवल 37 हैं, उनमें रहने योग्य मतलब परिस्थितियाँ मिलती हैं हमें। फिर ये द्वीप श्रृंखलाएं जो हैं, वो मुख्य रूप से ज्वालामुखी मूल की हैं, जो प्लेटों की गति के कारण लावा के विस्फोट से बनती हैं। तो इसमें जो ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप लावा निकला है, उससे ये जो द्वीप हैं, उससे इनका निर्माण हुआ है। फिर अंडमान सागर में बैरन द्वीप जो है, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, फिर लक्षद्वीप की बात देख लेते हैं। तो भारत के पश्चिमी तट पर द्वीपों का एक अन्य प्रमुख समूह लक्षद्वीप है, जो 36 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। ये पूर्वी तट पर है। ठीक है, पूर्वी तट के इधर, और ये पश्चिमी तट पर। ये मुख्य रूप से अद्वितीय समुद्री वनस्पतियों और जावा वाले मूंगा द्वीप से है। जो वो था, वो लावा के फलस्वरूप था, और ये जो है, ये मूंगा वाला द्वीप है। ठीक, भारत प्रमुख खनिज संपदा से संपन्न है और दुनिया में कोयला, लोहा, अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, अभ्रक और जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इन ऐड को छोड़ देते हैं। फिर अब ये जो दिया है, पश्चिमी घाट का इन्होंने एक समग्र अन्वेषण किया है। ठीक है, पश्चिमी घाट यूपीएससी अक्सर पूछता भी है, तो वहाँ से कुछ देख लेते हैं कि भारत के पश्चिमी तट के किनारे अद्वितीय सौंदर्य और पारिस्थितिकी महत्व का एक प्राकृतिक आश्चर्य स्थित है, वो है पश्चिमी घाट। 1600 किलोमीटर से अधिक तक फैली और लगभग 1,40,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक फैली ये प्राचीन पर्वत श्रृंखला केवल एक भौगोलिक विशेषता नहीं, बल्कि जीवन का उद्गम स्थल है, जो वनस्पतियों, जीवों और सांस्कृतिक विविधता की आश्चर्य श्रृंखला को संजोए रखता है। अब इसके आगे इसमें क्या बात की गई है कि पश्चिमी घाट को एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। ठीक है, तो भारत में वो जो 4 हॉटस्पॉट माने जाते हैं, उसमें पश्चिमी घाट भी है। अक्सर इसे भारत के ऊंचे क्षेत्र को अलग करने वाली तेज ढाल के रूप में भी जाना जाता है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। पश्चिमी घाट, जिसे किस नाम से और जानते हैं, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। तो पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है, ये उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक के अक्षांशीय विस्तार तक फैला हुआ है। इसमें 6 राज्यों के क्षेत्र शामिल हैं। तो ये ध्यान रखना कि यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा था कि भारत जो है, वो इतने जो भारत के संदर्भ में जो हिमालय है, वो इतने राज्यों तक फैला है, और जो पश्चिमी घाट है, वो इतने राज्यों में इसका विस्तार है। तो ये देख लीजिए, जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी घाट है, इसका 6 राज्यों में विस्तार है। कौन कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और इसके साथ साथ एक जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो है दादरा और नगर हवेली। उसमें भी इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारे लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट था। फिर आगे देख लेते हैं। तो पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है, वो लगभग 1200 मीटर है, जिसमें कई चोटियाँ 2600 मीटर तक ऊंची हैं। केरल में स्थित अनामुडी, ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जो अनामुडी है, ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो पश्चिमी घाट को पहले तो हम 3 प्राथमिक भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? पहला है उत्तरी घाट। यह क्षेत्र गुजरात से महाराष्ट्र तक फैला हुआ है और पश्चिमी घाट के सबसे निचले और कम उबड़ खाबड़ हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है केंद्रीय घाट, जो कर्नाटक से केरल तक फैला हुआ है
और पश्चिमी घाट के सबसे ऊंचे और सबसे ऊबड़-खाबड़ हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। जो उत्तरी घाट था वो सबसे निचले और कम ऊबड़-खाबड़ था, जो केंद्रीय घाट है वो सबसे ऊंचे और सबसे ऊबड़-खाबड़ हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। अब जो तीसरा है वो है दक्षिणी घाट, तो ये केरल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है और पश्चिमी घाट के सबसे विच्छेदित खंड का प्रतिनिधित्व करता है। अब पश्चिमी घाट पे हमें ये कुछ जो पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे सह्याद्री, तो सह्याद्री का अर्थ है सह का निवास, यानी एक पौराणिक वर्षानाग जिसके हरे भरे परिदृश्य के कारण परोपकारी पर्वत भी कहा जाता है। अब इसका विस्तार कहाँ से है, तो यह श्रृंखला उत्तर में गुजरात से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र और कर्नाटक तक फैली हुई है। ठीक है, दक्षिण में महाराष्ट्र और कर्नाटक तक फैली हुई है, गुजरात से लेके महाराष्ट्र और कर्नाटक, मतलब इसका 3 स्टेट में जो है वो विस्तार है। फिर नीलगिरी पहाड़ी, तो नीले पहाड़ों को दर्शाने वाले पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के संगम स्थल पर स्थित है। तो कौन से 3 स्टेट इसमें शामिल हो जाते हैं, पहला कर्नाटक, दूसरा केरल और तीसरा तमिलनाडु। तो ये ट्राई जंक्शन पर स्थित है। फिर आगे देख लेते हैं, आगे आ जाते हैं कार्डमम हिल्स। तो कार्डमम हिल्स जो है ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। इन पहाड़ियों का नाम इस क्षेत्र में उगाए जाने वाले एक प्रमुख मसाला पौधा इलायची से लिया गया है। फिर अन्नामलाई पहाड़ी जो है यह भी केरल तमिलनाडु सीमा से लगे पश्चिमी घाट के दक्षिणी इलाकों में स्थित है। इन पहाड़ियों का नाम जो आनेई से लिया गया है, जो तमिल शब्द है एक आनेई, जिसका अर्थ क्या होता है, हाथी, यानी हाथी को जो तमिल में क्या कहा जाता है, आनेई कहा जाता है, जो इस क्षेत्र में जंगली हाथियों की उपस्थिति का प्रतीक है। यानी अन्नामलाई जो पहाड़ियां हैं उसमें हाथियों का मतलब हाथी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर आगे थोड़ा देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कोई डेटा नहीं था इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया है। यहाँ पे भी कुछ पश्चिमी घाट की वनस्पतियों के प्रकार दिए हैं। सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती बुकाननिया पाया जाता है। झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, 16 वन। फिर घास के मैदान भी पाए जाते हैं, पर्वतीय घास का मैदान, पीट बॉग। तो ये सारे कुछ जो हैं वहाँ की वनस्पतियों के प्रकार दिए हुए हैं। तो ये जो टेबल है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। फिर आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ कुछ मतलब का दिखा नहीं इसलिए मैंने यहाँ कवर नहीं किया। अब जहाँ पे है वो देख लेते हैं। पश्चिमी घाट पे निम्नलिखित प्रकार के वन हैं, कौन कौन से, शुष्क झाड़ियों वाला वनस्पति, शुष्क पर्णपाती वन, नम पर्णपाती वन, अर्ध सदाबहार वन, 16 वन और उच्च ऊंचाई वाले घास के मैदान। इनमें से प्रत्येक वन प्रकार में कई उपप्रकार, संरचनाएं या संघ शामिल हैं जो फूलदार बनावट की एक विविध श्रृंखला को उजागर करते हैं। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे देख लेते हैं। दिया है जो पश्चिमी घाट है ये भारत की कुल वनस्पति का लगभग 27% प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, मतलब ये जो वनस्पतियों से समृद्ध क्षेत्र है और इसमें कुछ वो दी हुई हैं, उनका फिलहाल तो कोई यूज़ नहीं है। आगे देख लेते हैं। पश्चिमी घाट कई प्रमुख स्तनपायी प्रजातियों का घर है जिनमें एशियाई हाथी, गौर और बाघ जैसी विश्व स्तर पर खतरे में पड़ी प्रजातियों की महत्वपूर्ण आबादी शामिल है। तो जो IUCN स्टेटस है वो खतरे में पड़ी आबादी वाला है इनका। ठीक है, फिर इनके अलावा यह क्षेत्र जैसे शेर पूंछ वाले मकॉक, नीलगिरी ताहर और नीलगिरी लंगूर, इनका IUCN स्टेटस क्या है, लुप्तप्राय यानी इंडेंजर्ड श्रेणी में ये शामिल है। फिर स्तनधारी, तो पश्चिमी घाट में 139 स्तनपायी प्रजातियों का घर है जिनमें 16 जो है स्थानिक मतलब जिनका वहाँ पे ही जिनकी पैदाइश वहीं की है, मतलब वो लोकल है ना। तो सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजातियों में नीलगिरी ताहर, शेर, ये इंडेंजर्ड में गौर, बाघ, एशियाई हाथी, स्लॉथ, भालू, तेंदुआ, नीलगिरी मर्टन शामिल है। मालाबार का बड़ा धब्बेदार सीवेट जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड वाला है, मालाबार का सीवेट है ना, ये भी जो है ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड, IUCN स्टेटस क्या है इसका, क्रिटिकल इंडेंजर्ड वाला। और UPSC ने पिछले साल ही शायद इस पे क्वेश्चन पूछा है और इसके पहले भी मालाबार सीवेट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर आगे देख लेते हैं जो पक्षी हैं। अब पक्षियों के नाम देके पूछ लिए थे 2019 या 20 में, पक्षियों के नाम दिए थे कि ये क्या है, उभयचर हैं, पक्षी हैं या क्या है, कीट हैं। तो ये है प्रजातियों में से क्या है, ब्रॉड टेल्ड ग्रॉसबर्ड, नीलगिरी वुड पिजन, नीलगिरी पिपिट, ब्लैक रूफ्स ब्रेस्टिंग लॉफिंग थ्रस, रूफ्स फ्लाई कैचर, क्रिम्सन बैक्ड सनबर्ड, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल और ग्रे हेडेड बुलबुल। तो ये सारी पक्षियों के कुछ नाम हैं। इसके अलावा सरीसृप हैं, फिर उभयचर हैं। पश्चिमी घाट पे मेढक बहुत पाए जाते हैं और उनके नाम हमें मतलब लगभग करंट में दिख जाने को मिलते हैं। तो जो अभी हाईलाइटेड हो मेढकों के नाम तो वो पश्चिमी घाट से बेसिकली रिलेट करते हैं, तो वहाँ से आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। फिर आगे इसमें कुछ आया है, हाँ, तो केरल में जो पश्चिमी घाट की एक वो है अगस्तमलाई पहाड़ी, इसमें एक स्वदेशी समुदाय रहता है कानी जनजाति। ठीक है, तो यहाँ से ये आरोग्य पाचा करके एक ट्राइकोपस जेलिनिकस जिसका वैज्ञानिक नाम है, इस पौधे का उपयोग कर रहा है। तो कानी जनजाति इस पौधे का उपयोग जीवनी नामक हर्बल उपचार में करती थी। आरोग्य पाचा शब्द का अर्थ क्या है, हरा, जो ताकत देता है। कानी जनजाति पौधों के थकान विरोधी लाभों से अवगत है और पश्चिमी घाट में लंबी यात्राओं के दौरान इसका सेवन करती है।
और जब शोध किया गया तो इसमें यह पाया गया कि यह ट्यूमर से लड़ने और सेल्यूलर प्रतिरक्षा को बढ़ाने में भी सहायता कर सकता है। तो इस जो औषधि है इसके ये यूज़ दिए हुए हैं, ठीक है। कानी जनजाति बेसिकली इससे रिलेट करती है। फिर आगे अगर इसमें कुछ होगा तो देख लेते हैं। अब पश्चिमी घाट का कैसे मतलब क्षरण हो रहा है, तो वन्य जीवों का अवैध शिकार, वनों की कटाई, अत्यधिक मछली पकड़ना, पशुओं की चराई प्रकृति के विनाश को और बढ़ा देती है, जिससे वन और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का अपूर्णीय क्षति होती है। इसके अतिरिक्त क्या क्या है, विभिन्न वृक्षारोपण में कृषि रसायनों का अत्यधिक उपयोग प्राकृतिक आवासों के बिगड़ने में योगदान देता है। फिर पहाड़ी क्षेत्रों में जो रेलवे लाइनें बन रही हैं, खनन कार्य हो रहा है, पर्यटक बुनियादी ढांचे का निर्माण प्राकृतिक सद्भाव की नाजुक संतुलन को बाधित करता है, जिससे पश्चिमी घाट की पारिस्थितिक अखंडता के लिए अतिरिक्त खतरा पैदा होता है। बेसिकली ये जो कारण है ये पश्चिमी घाट पे खतरे मतलब पश्चिमी घाट को जो पश्चिमी घाट का क्षरण हो रहा है उसके लिए ये कारक हैं, ठीक है। फिर आगे इसमें जो संरक्षण और प्रबंधन दिया है उसको फिलहाल तो हम नहीं कवर करते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे जो भी आएगा, मृदा पारिस्थितिकी तंत्र जीवन का एक जटिल जाल, तो फिलहाल मैंने इस चैप्टर को कवर नहीं किया है क्योंकि इसमें मुझे कुछ ज़्यादा मिला नहीं। बाकी इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहाँ आप इसको देख सकते हैं। तो अब देख लेते हैं, एक टॉपिक आया है पारंपरिक उपवन, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो ऋग्वेद है ना 1700 से 1100 ईसा पूर्व हिंदू भजनों का एक प्राचीन संग्रह है जिसमें वृक्ष पूजा की उल्लेख है जो उपवनों की अवधारणा से जुड़ा हो सकता है। अब यहाँ पे एक डेटा दिया है कि भारत में उपवनों की जो कुल संख्या है वो 1.5 लाख से अधिक है। फिर आगे इसमें क्या दिया है कि जो उपवन है इन्हें अलग अलग स्थानीय नाम से जाना जाता है। जैसे सिक्किम में लोकप्रिय रूप से गुम्पास जानते हैं, जो पवित्र उपवन है, जैसे सिक्किम में इन्हें गुम्पास के नाम से जाना जाता है। केरल में जानते हैं काबू यानी काबूस, राजस्थान में ओरण, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को लोकप्रिय रूप से पवित्र वनालू, रक्षिता वनालू और देवता वनालू के नाम से जाना जाता है। अब हो सकता है ये दे दें कि ये काबू और ओरण या पवित्र या रक्षिता वनालू ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये पवित्र उपवन के नाम हैं जो लोकल लेवल पर यूज़ किए जाते हैं। फिर उपवनों के कुछ प्रकार हैं वो देख लेते हैं। मंदिर उपवन, तो ये उपवन अपने धार्मिक महत्व के कारण मंदिरों से जुड़े हुए हैं और इसमें उसके उदाहरण क्या है, फाइकस, नीम और इमली का पेड़। तो ये 3 पेड़ ही शायद यहाँ हैं जो इसके एग्जाम्पल हैं मंदिर उपवन के। दूसरे हैं पारंपरिक उपवन, तो ये वे स्थान है जहाँ लोक देवता निवास करते हैं, अर्थात आंध्र प्रदेश में पोतराजू, येलम्मा, पोलम्मा, मारिडिमा, तेलंगाना में समक्का सरक्का, ग्राम देवथलू और केरल में काबूस, सिक्किम में गुम्पावन। अक्सर पौधों और पशु जीवन की समृद्ध विविधता पाई जाती है। धार्मिक उपवन जो हिंदू जो धर्मों से रिलेट होते हैं बेसिकली, है ना। फिर आगे दीपी वन और कुछ सारी चीज़ें दी हैं तो उन्हें छोड़ देते हैं, फिर आगे देख लेते हैं। अब ये जो स्थानीय नाम है कि इनका जो लोकल लेवल पे क्या यूज़ किया जा सकता है, जैसे आंध्र प्रदेश में करते हैं पवित्र वनालू, अरुणाचल प्रदेश में गुम्पावन, असम में डंक पंबप, बिहार में सरनास, गोवा में देवरायपन और हरियाणा में बीड बानी जंगलत सामलात, हिमाचल प्रदेश में देवभूमि, जम्मू कश्मीर में खीर भवानी। तो ये जो टेबल है इसको भी मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। फिर आगे देख लेते हैं जैव विविधता विरासत स्थल। तो जैव विविधता विरासत स्थल एक अद्वितीय संरक्षण दृष्टिकोण है जिसे जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37(1) के तहत मान्यता प्राप्त है। क्या करती है कि राज्य सरकार समय समय पर स्थानीय निकायों के परामर्श से जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को जैव विविधता स्थल के तौर पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है। फिर इसमें आगे की तरफ देखेंगे तो आगे दिया है पारंपरिक वृक्ष क्या होते हैं। तो पारंपरिक वृक्ष ये हैं, ये विशेष वृक्ष हैं जिन्हें सांस्कृतिक, पारिस्थितिक मूल्य और जैविक महत्व का माना जाता है। ये पेड़ अक्सर किसी समुदाय में सबसे पुराने जीवित प्राणी होते हैं और वन्य जीवों को आवास प्रदान करते हैं, ठीक है। फिर चुनौतियाँ क्या हैं, तो वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 में सामुदायिक रिजर्व के तहत इन उपवनों को कानूनी रूप से संरक्षित किया गया है, ठीक। सामुदायिक रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, ये सामुदायिक संरक्षण के लिए सबसे अच्छे उदाहरण हैं। इन सिटू संरक्षण के लिए ये अद्वितीय स्रोत भी हैं। तो आपने अपनी इन्वायरमेंट जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आपने इन सिटू और एक्स सिटू पढ़ा होगा, जो कंजर्वेशन के 2 टाइप हैं। उसमें एक्स सिटू में क्या क्या शामिल होता है यहाँ मैंने थोड़ा सा कर दिया है। एक जूलॉजिकल पार्क होता है, बॉटेनिकल गार्डन होते हैं, जीन बैंक्स होते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन होता है, ये सब एक्स सिटू हैं, ठीक। फिर जो इन सिटू हैं मतलब रहकर ही जहाँ पे हैं वहीं पे संरक्षण किया जाता है। तो उसमें क्या आता है, नेशनल पार्क आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं और सेक्रेड ग्रूव्स आते हैं, ठीक है, पवित्र उपवन वगैरह। फिर आगे देख लेते हैं, आगे कुछ विधान दिया हुआ है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 राज्य सरकार को वनस्पतियों, पारंपरिक या सांस्कृतिक संरक्षण मूल्यों और प्रथाओं की रक्षा के लिए किसी भी निजी या सामुदायिक भूमि को सामुदायिक आरक्षित घोषित करने का अधिकार देता है।
ये किससे मिलता है? वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 से। और किसको दिया गया है? राज्य सरकार को, कि ये काम कर सकता है। फिर वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम जो 2002 आया, उसमें कहा गया कि सामुदायिक भंडार की अवधारणा पेश की, जिसका उपयोग समुदाय असंरक्षित भूमि पर उपवनों को सरकारी सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। और यह अधिनियम इन क्षेत्रों में शिकार और लॉगिंग पर प्रतिबंध लगाता है, मतलब इन क्षेत्रों में शिकार नहीं किया जा सकता है। फिर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए की स्थापना 2003 में केंद्र सरकार द्वारा भारत के जैविक विविधता अधिनियम 2002 के लागू करने के लिए की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में है। यह एक वैधानिक निकाय है और जो संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और जैविक विविधता पर सम्मेलन में उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे के मुद्दे पर भारत सरकार के लिए एक सुविधाजनक विनियामक और सलाहकार का कार्य करता है। मतलब ये सिर्फ सलाह दे सकता है, ठीक है। बाकी जो अगला काम करेगी वो अपना मतलब केंद्र सरकार करेगी। तो जैव विविधता प्रबंधन समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर, प्रत्येक स्थानीय निकाय और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम स्तर पर नगर पंचायत या नगर पालिका समिति एक जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करेंगी। समितियां जैविक विविधता के संरक्षण, टिकाऊ उपयोग और दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देने के लिए भी जिम्मेदार हैं। फिर आगे देख लेते हैं। अब इसमें कुछ कार्यक्रम है, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। क्या दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का विश्व विरासत स्वदेशी जन पर एक कार्यक्रम है जो सांस्कृतिक विरासत और जैव विविधता संरक्षण के लिए पारंपरिक उपवनों के महत्व को पहचानता है। उदाहरण के लिए नाइजीरिया का ओसुन ओसोग्बो सेक्रेड ग्रोव यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसके अलावा विश्व संरक्षण संघ IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो संरक्षण के मुद्दों पर काम करने के लिए सरकारों और गैर सरकारी संगठनों को एक साथ लाता है और पारंपरिक उपवनों सहित पवित्र स्थलों के प्रबंधन के लिए कई दिशा निर्देश भी इसने विकसित किए हैं। तो ये कुछ चीज़ इसमें दी थी। फिर आगे फिलहाल तो इसमें इतना ही है, फिर आगे देख लेते हैं। आगे चैप्टर आ जाता है ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था, मतलब समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र से है। तो ग्रह के 70% से अधिक हिस्से को महासागर और समुद्र कवर करते हैं, जो हमारे और पृथ्वी पर हर दूसरे जीव के जीवन स्रोत का समर्थन करते हैं। समुद्र सांस द्वारा ली जाने वाली लगभग आधी ऑक्सीजन के लिए जिम्मेदार है और कार्बन चक्र में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा पृथ्वी की अधिकांश जैव विविधता का भी घर है और दुनिया भर के 1 अरब से अधिक लोगों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। फिर कुछ डेटा दिया है कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 3 से 5% महासागरों से प्राप्त होने के साथ ब्लू इकोनॉमी महासागरों के सतत उपयोग के माध्यम से आय सृजन, नौकरियों आदि के अवसर प्रदान करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी काफ़ी क्षमता रखती है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है 2021 से 2030 के दशक को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक के रूप में घोषित किया है। तो 2021 से 2030 की जो अवधि है वो सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक घोषित किया हुआ है। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में 7500 किलोमीटर से अधिक की तटरेखा और 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक का विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ है, जो भारत के 9 राज्यों की समुद्र तट तक जिसकी पहुँच है। भारत में 200 बंदरगाह हैं, जिसमें से 12 जो हैं वो प्रमुख बंदरगाह हैं। अब ये कुछ डेटा है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और इसके पास 2.5 लाख मछली उत्पादन पकड़ने वाली नौकाओं का एक बेड़ा है। फिलहाल इतना ही है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। आगे देख लेते हैं। भारत की नीली अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4% है और तंत्र में सुधार होने के बाद इसमें वृद्धि होने का भी अनुमान है, ठीक है। मतलब अभी ये 4% है और जब इसमें कुछ सुधार किए जाएंगे तो अपनी अधिकतम क्षमता का दोहन कर पाएगा। फिर आगे क्या दिया हुआ है कि ब्लू इकोनॉमी अर्थव्यवस्था विविध प्रकार की गतिविधियों को शामिल करती है जो सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अब वो क्या टाइप है? जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, तो स्थायी समुद्री ऊर्जा जैसे अपतटीय पवन, तरंग ऊर्जा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करते हुए सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मत्स्य पालन, ये हमने देख ही लिया। समुद्री परिवहन, तो 80% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सामान जो है वो किसके? समुद्र के द्वारा ले जाया जाता है। अब पर्यटन, तो महासागर और तटीय पर्यटन ने न केवल मनोरंजन के अवसर प्रदान किए हैं बल्कि रोजगार और आर्थिक विकास में भी योगदान करता है। जलवायु परिवर्तन, महासागर जो है वो महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और संग्रहित भी करता है, एक घटना जिसे ब्लू कार्बन के रूप में जाना जाता है। तो ब्लू कार्बन जान लीजिए कि कार्बन जो महासागर हैं ये कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और संग्रहित करते हैं, जो ब्लू कार्बन के रूप में जानी जाती है, ठीक है। फिर अपशिष्ट प्रबंधन, तो भूमि पर प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन महासागरों के स्वास्थ्य का अभिन्न अंग है। इसके अलावा फिर आगे देख लेते हैं इसमें जो भी होगा। अब खनिज के स्तर पर देख लेते हैं, ठीक है। तो खनिज के स्तर पर महासागरों का क्या महत्व है? तो भारत के महाद्वीपीय किनारों पर विविध प्रकार के क्षेत्रीय जैवजनित और समरूप खनिज भंडार एकत्र हैं और भारतीय तटीय राज्यों के समुद्र तटों से इल्मेनाइट, जो इस बार शायद यूपीएससी ने
23 का पेपर में, शायद वहाँ से इल्मेनाइट पूछा है, मैग्नेटाइट, मोनाजाइट, जिरकॉन और रूटाइल, ठीक है, रूटाइल पूछा था, है ना। जैसे भारी खनिजों की सूचना मिली थी। लैकाडीव द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मुंबई के बाहरी शेल्फ और केरल के बैकवाटर के उथले अपतटीय क्षेत्रों में बायोजेनस तलछट की भी सूचना मिली है। फिर अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण पश्चिम पश्चिमी महाद्वीपी समतल मैग्नीज क्रस्ट से फास्फोराइट जैसे समरूप जमाव की भी सूचना हमें देखने को मिलती है। फिर मध्य हिंद महासागर बेसिन, CIOB, है ना, मध्य हिंद महासागर बेसिन में गहरे समुद्र में मैग्नीज मिलता है, कोबाल्ट मिलता है और हाइड्रोथर्मल सल्फाइड के भी भंडार हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गुजरात और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सामान्य नमक के प्रसंस्करण के दौरान समुद्री जिप्सम नमक के बर्तनों में पाया जाता है। महासागर में विशाल दुर्लभ मृदा खनिज भी मौजूद हैं। ये खनिज इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोटिव आदि उद्योगों के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल हैं। मतलब अभी जो चिप वाला होता है तो उसके लिए भी समुद्र जो है भारत की अर्थव्यवस्था में भूमिका निभा सकते हैं। हाइड्रोकार्बन, तो समुद्री जल हाइड्रोकार्बन का भी प्रमुख स्रोत है। फिर देश का लगभग 95% व्यापार मात्रा के हिसाब से और 68% मूल्य के हिसाब से समुद्री परिवहन के माध्यम से होता है। इसके अलावा इसमें क्या दिया हुआ है, भारत विकासशील देशों में सबसे बड़े व्यापारिक शिपिंग बेड़े में से एक है और दुनिया में 17 नंबर पर है। समुद्री पर्यटन विश्व स्तर पर सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है। ये तो आपने देखा ही होगा अभी लक्षद्वीप को लेके और मालदीव वाला जो है सीन, ठीक है। फिर नीली अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन और आपदाओं का प्रभाव, तो जो 17 SDG गोल्स हैं उनमें SDG 14 जो है वो पानी के नीचे जीवन, SDG 13 जलवायु कार्रवाई, जो SDG 13 है वो जलवायु कार्रवाई है, SDG 14 जो है पानी के नीचे जीवन है और SDG 15 जो है वो भूमि पर जीवन है। तो आपको वैसे 17 के जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने चाहिए, स्टेट पीसीएस वगैरह में ये पूछे जाते हैं। फिर महासागर जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक मानवजनित उत्सर्जन का लगभग 25% कम करके वैश्विक जलवायु परिवर्तन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। फिर आगे देख लेते हैं अगर इसमें कुछ दिया हुआ है तो। हाँ, तो जो ब्लू इकोनॉमी में रोजगार के जो स्रोत हैं, जो नीली अर्थव्यवस्था जो रोजगार पनपेंगे, एक तो मत्स्य पालन और जल कृषि जो पारंपरिक क्षेत्र हैं, समुद्री पर्यटन, शिपिंग और बंदरगाह, है ना। उसके अलावा जहाज निर्माण, अपतटीय पवन और समुद्री जीव विज्ञान। इसके अलावा कौशल विकास पहल, ये सारी चीज़ें जो हैं उससे ये चीज़ें सही की जा सकती हैं। आगे आ जाते हैं आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन। तो आर्द्र भूमि वेटलैंड पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1971 में एक छोटे ईरानी शहर रामसर में हुए थे। रामसर आर्द्र भूमि के मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में आर्द्र भूमि के नुकसान को रोकना और जो शेष है उनका विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग और प्रबंधन के माध्यम से संरक्षण करना है, ठीक है। ये इसमें दिया हुआ। अब ये 1971 में लागू हुआ था और भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था, ठीक है। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत नदियों से लेकर प्रवाल भित्तियों तक विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावासों को आर्द्र भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आर्द्र भूमि वेटलैंड में दलदल, कच्छ क्षेत्र, अवगामी नदियाँ, गीले लवण, कच्छ मडफ्लैट, मैंग्रोव, गरान कच्छ, प्रवाल भित्तियाँ, दलदल, पीठबोग, आंशिक रूप से सड़ चुकी वनस्पति या कार्बनिक पदार्थ का संचय। तो पीठबोग इनको कहते हैं जो आंशिक रूप से सड़ चुकी वनस्पति या कार्बनिक पदार्थ का संचय है, ठीक है। और जलाशय शामिल हैं, वो चाहे प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, स्थायी हो या अस्थायी हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अब इन क्षेत्रों में कम ज्वार पर 6 मीटर की गहराई तक ताज़ा या खारा जल स्थिर या प्रवाह में हो सकता है। तो ये इसका पैरामीटर है और इसमें अंतर्देशीय नदियाँ तथा तटीय समुद्री जल शामिल हो सकते हैं। यहाँ तक कि अनेक आर्द्रभूमि क्षेत्र जो हैं वो भूमिगत भी हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, है ना। आगे देख लेते हैं। अब कुछ ये दिया हुआ है कि कुछ मानदंड हैं जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि को सबसे पहले रामसर सूची में शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए मानदंड क्या है? पहला मानदंड है कि एक आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए यदि इसमें उपयुक्त जैव भौगोलिक क्षेत्र के भीतर पाए जाने वाले प्राकृतिक या निकट प्राकृतिक आर्द्रभूमि प्रकार का प्रतिरूप, दुर्लभ या अनूठी मिसाल होती है, ठीक है। अब या उसमें अगर ऐसी चीज़ें हुए तो मिलेगा। फिर एक आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए यदि वह संवेदनशील है, लुप्त प्राय है या गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों या संकटग्रस्त पारिस्थितिकी समुदायों का पोषण करता है, ठीक है। अगर उस पर संकट है तो उसको माना जाना चाहिए। फिर एक आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि वह किसी विशेष जैव भौगोलिक क्षेत्र की जैविक विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली वनस्पति या पशु प्रजातियों का पोषण करता है। तो इस एक हिसाब से की स्टोन प्रजाति अगर वहाँ पे है वो, ठीक है, जिस पर कोई वनस्पति या पशु प्रजाति उस पर निर्भर है तो उसका भी करना चाहिए हमें।
फिर एक आर्द्रभूमि उसको माना जाना चाहिए यदि यह वनस्पति या पशु प्रजातियों का उनके जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरण में पोषण करता है या प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान उन्हें आश्रय भी प्रदान करता है। तो पहले में जो उन पे निर्भरता थी उसको दिखाता है, उसके अलावा अगर उन्हें आश्रय भी दे रहा है। फिर यदि यह नियमित रूप से 20,000 या अधिक जल पक्षियों का पोषण करता है। इसके अलावा यदि यह नियमित रूप से जल पक्षी की एक प्रजाति या उपप्रजाति की 1% आबादी का पोषण करता है। सातवां मानदंड क्या है कि यदि यह स्थानीय मत्स्य उपप्रजातियों प्रजातियों जीवन इतिहास चरणों प्रजातियों की अंतःक्रिया या समुदायों का एक महत्वपूर्ण भाग का पोषण करता है, जो आर्द्रभूमि के लाभों या मूल्यों का द्योतक है और इस प्रकार वैश्विक जैव विविधता में भी योगदान देता है। फिर आठवां मानदंड है कि यह मछलियों के भोजन, अंडे देने की जगह, संवर्धन या प्रवास पथ का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर नवां मानदंड क्या है कि यदि यह नियमित रूप से आर्द्रभूमि पर निर्भर पक्षियों से इतर पशु प्रजातियों की एक प्रजाति या उप प्रजाति की 1% आबादी का पोषण भी करता है। ठीक है। फिर आगे जो हमें आर्द्रभूमि स्थल मिलते हैं, जब 2022 में जो पेयर वाले क्वेश्चन शुरू हुए थे, तो वहाँ पे वहाँ पे ये क्वेश्चन आर्द्रभूमि से पूछा गया था। तो ये इसमें जनवरी 2024 तक का डेटा अपडेटेड है। तो जम्मू और कश्मीर में कौन कौन से हैं, अब हम राज्य वाइज देखते जाएंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से जो आर्द्रभूमि स्थल हैं, ठीक है, चिन्हित किए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर को देख लेते हैं और उनकी कुछ खासियत भी इसमें दी हैं, तो जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट है उन्हें कवर करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर देख लेते हैं। होकेरा आर्द्रभूमि, होकेरा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो झेलम नदी के बेसिन से सटा यह एक प्राकृतिक बारहमासी आर्द्रभूमि है और कश्मीर के रीड बेड और 68 जल पक्षी प्रजातियों के मार्ग वाला एकमात्र स्थल है। यह विभिन्न प्रकार के जल पक्षियों को भोजन और प्रजनन स्थल प्रदान करने के अलावा मछलियों के लिए भोजन, अंडे देने की जगह और संवर्धन का भी एक महत्वपूर्ण सोर्स है। फिर हाइगम, तो हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व, ये भी जम्मू कश्मीर में है। यह भी झेलम नदी बेसिन के भीतर स्थित है और वुलर झील के जल प्रवाह को नियंत्रित करने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हाइगम। फिर सालबुग, तो यह सिंध नदी डेल्टा में अंचार झील के पश्चिम में स्थित है। तो अंचार झील ध्यान रखिएगा कहाँ है, अंचार झील जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो यह सिंध नदी डेल्टा के में अंचार झील के पश्चिम में स्थित है। यह उथली आर्द्रभूमि मुख्य रूप से वर्षा, कश्मीर हिमालय से पिघली बर्फ और सिंध नदी और अंचार झील से बहने वाली जलधारा द्वारा पोषित होता है। इसके अलावा ये जो 3 है, ठीक है, इसके अलावा क्या क्या है इसमें, सुरेंसर मानसर झीलें हैं और वुलर झील है। तो सालबुग, हाइगम और सुरेंसर मानसर, वुलर और होकेरा ये जम्मू कश्मीर में है। फिर लद्दाख में देख लेते हैं कौन से आर्द्रभूमि स्थल हैं। तो लद्दाख में सोकर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, यह अत्यधिक ऊंचाई वाला वेटलैंड कॉम्प्लेक्स लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में समुद्र तल से 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। फिर सो मोरीरी झील, इसको देख लेते हैं। यह 4595 मीटर की ऊंचाई पर मीठे पानी से लेकर खारे पानी की झील है, मतलब मीठा पानी खारा पानी दोनों है, जिसके किनारे गीले घास के मैदान और बोरेक्स से पटी आर्द्रभूमि है। ऐसा कहा जाता है कि यह स्थल चीन के बाहर सबसे लुप्त प्राय क्रेनों में से एक ब्लैक नेक्ड क्रेन और भारत में बार हेडेड गीज के लिए एकमात्र प्रजनन स्थल है। तो ये यहाँ की खासियत है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हिमाचल प्रदेश में देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में है चंद्रताल आर्द्रभूमि। यह ऊपरी चंद्रा घाटी पर एक अति ऊंचाई वाली झील है जो हिमालय और पीर पंजाल पर्वतमाला को जोड़ने वाले कुंजम दर्रे, ठीक है, तो कुंजम दर्रा किसको जोड़ता है, हिमालय और पीर पंजाल पर्वतमाला को जोड़ता है, के पास पश्चिमी हिमालय की चंद्रा नदी में प्रवाहित होती है। और यह अंतर्राष्ट्रीय साइट्स और IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें शामिल हिम तेंदुआ के संरक्षण के साथ कई अन्य प्रजातियों का भी आश्रय स्थल है। मतलब हिम तेंदुआ जो है वो चंद्रताल आर्द्रभूमि में पाया जाता है, अगर ये स्टेटमेंट टाइप में दे दिया जाए। फिर पोंग देख लेते हैं। तो पोंग जो है ये जल भंडारण जलाशय है और ये जल संबंधी व्यवस्थाओं में आसपास निचले क्षेत्रों में ये चीजें हैं इसमें। रेणुका, ये मीठे पानी की झरनों और अंतर्देशीय भूमिगत काष्ठ संरचनाओं वाला एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि है, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश की हो गई। अब आगे पंजाब की देखेंगे। तो पंजाब में है ब्यास संरक्षण रिजर्व। ब्यास संरक्षण रिजर्व मुख्य रूप से पंजाब राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित ब्यास नदी का 185 किलोमीटर का एक विस्तार है। फिर आगे केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व, ये कहाँ है, पंजाब में। तो ये क्या है, ये अत्यधिक मानव प्रभावित आर्द्रभूमि स्थल है, ये ध्यान रखिएगा। जो केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व है पंजाब में, तो ये जो है ये अत्यधिक मानव प्रभावित है और इसमें मछली के प्रबंधित तालाबों की श्रृंखला और कमल और चेस्टनट जैसी फसलों की भी खेती होती है। फिर और ये प्राकृतिक दलदल और जलीय कृषि तालाबों और कृषि भूमि आर्द्रभूमि का एक मिश्रण है, यानी ये प्राकृतिक दलदल है। फिर नांगल वन्यजीव अभयारण्य, ये भी पंजाब में है। तो ये पंजाब की शिवालिक तलहटी में स्थित पर्यावरण के प्रति अति संवेदनशील नांगल वन्यजीव अभयारण्य है, उसी का एक ये हिस्सा है। फिर आगे देख लेते हैं पंजाब में कौन कौन से हैं। और पंजाब में इसके अलावा कौन कौन से हैं, रोपड़ झील ये पंजाब में है, हरीके झील ये भी पंजाब में है और कांजली झील ये कहाँ है, पंजाब में है। फिर राजस्थान देख लेते हैं, ठीक है। राजस्थान देखने से पहले अभी हमने कांजली झील ऊपर देखी थी,
तो कांजली झील, अंचार झील देखी थी। जो अंचार झील थी वो कहाँ है? वो जम्मू कश्मीर में। फिर कांजली झील ये आपको मिलती है पंजाब में। फिर राजस्थान देख लेते हैं। तो राजस्थान देख लेते हैं तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित अलग अलग आकार के 10 कृत्रिम मौसमी झीलों का परिसर है। ठीक है, यहाँ 10 कृत्रिम झीलें जो हैं उनका ये परिसर है केवलादेव में, यानी यहाँ 10 झीलें मिलती हैं जो कृत्रिम है। फिर यहाँ की वनस्पति में झाड़ियों और खुले घास के मैदान का मिश्रण है जो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रजनन और शीतकालीन वास प्रदान करता है। इस स्थल पर मवेशी और भैंस भी चरते हैं। इसके अलावा मतलब ये चराई यहाँ पर की जा सकती है। ठीक है, फिर सांभर झील, तो ये सांभर झील भी राजस्थान में है। यह रेत के मैदानों और सूखी कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ है और मौसमी नदियों और झरनों से पोषित होता है। यह स्थल बड़ी संख्या में राजहंस सहित विभिन्न प्रकार के शीतकालीन जल पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है। फिर हरियाणा देख लेते हैं। तो हरियाणा में कौन कौन सा है? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, तो यह मानव निर्मित है और मीठे पानी की आर्द्रभूमि है और हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। इसके अलावा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के केंद्र में स्थित यह उथली झील पड़ोसी नहरों और खेतों के अति प्रवाह से पोषित होती है। झील में मौसमी जलीय वनस्पति है और इसमें अनेक कृत्रिम द्वीप हैं। उद्यान में खुले घास के मैदान भी शामिल हैं। आगे इसमें आ जाता है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जो आर्द्रभूमि स्थल हैं उन्हें देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये कहाँ है? संत कबीर नगर जिले में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये मीठे पानी का दलदल पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्र आर्द्रभूमि है। फिर हैदरपुर, तो ये मानव निर्मित आर्द्रभूमि का निर्माण है। ये मानव निर्मित है आर्द्रभूमि और यह हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के भीतर स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, जो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है उसकी सीमा के भीतर स्थित है ये हैदरपुर आर्द्रभूमि। फिर नवाबगंज, तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ से 45 किलोमीटर दूर उन्नाव में उथली दलदल भूमि है। ठीक है, आगे इसके अलावा क्या क्या है? इसके अलावा जो है और कौन कौन से स्थल हैं आर्द्रभूमि? यह है पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसाई नावर झील, सुर सरोवर और ऊपरी गंगा नदी शामिल है। ये सब जो है ये उत्तर प्रदेश की आर्द्रभूमि स्थल हैं। फिर उत्तराखंड में एक ही है। उत्तराखंड में कौन सा है? आसन, तो यह आसन नदी का जो उत्तराखंड के देहरादून जिले में यमुना नदी के संगम तक जाता है। इसके अलावा फिर मध्य प्रदेश में देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि है। ये झीलें जैव विविधता में बहुत समृद्ध हैं, विशेष रूप से माइक्रोफाइट्स यानी वृहद जल पादप, फाइटोप्लैंक्टन यानी पादप प्लवक, जो प्लैंक्टन यानी जंतु प्लवक। ये प्राकृतिक और पाली हुई मछली प्रजातियों, निवासी और प्रवासी पक्षियों, कीड़ों और सरीसृपी उभयचरों के लिए ये चीज़ है भोज आर्द्रभूमि। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। फिर एक है साख्य सागर, यह शिवपुरी शहर के बाहरी इलाके में माधव राष्ट्रीय उद्यान के भीतर, ये है माधव राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? एमपी में। तो उसके भीतर ये एक मानव निर्मित जलाशय है। अन्य स्थलों में सिरपुर आर्द्रभूमि और यशवंत सागर, तो मध्य प्रदेश में ये आर्द्रभूमि स्थल है। बिहार में देखेंगे तो बिहार में है कांवरताल आर्द्रभूमि, जिसे कंवर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो कंवरताल आर्द्रभूमि कहाँ है? बिहार में। फिर गुजरात में, तो गुजरात में है खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर पश्चिम भारत में महत्वपूर्ण जल पक्षी आवासों में शामिल यह स्थल विभिन्न प्रकार के जलीय और भूमि पर रहने वाले निवासी पक्षियों भोजन और आश्रय स्थल प्रदान करता है। ठीक है, फिर नल सरोवर, तो यह एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है जो थार रेगिस्तान जैव भौगोलिक क्षेत्र में सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि भी है। अन्य स्थलों में थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य और वाधवाना, तो ये गुजरात की आर्द्रभूमि स्थल है। फिर महाराष्ट्र के बारे में देखेंगे तो महाराष्ट्र में है लोनार झील। ठीक है, महाराष्ट्र में है लोनार झील, नंदुर मधमेश्वर, ठाड़े खाड़ी, तो ये जो है ये महाराष्ट्र में है। तो ठाड़े खाड़ी जो है एशिया की सबसे बड़ी खाड़ियों में से एक है और मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवास करने वाले कई पक्षियों की भी ये मेजबानी करती है और एक अभ्यारण्य के रूप में यह महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्रों की सूची में भी शामिल है। कौन सी? ठाड़े खाड़ी। फिर उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। तो उड़ीसा में है एक अंशुपा झील, यह महानदी द्वारा निर्मित एक छोटी मीठे पानी की यू आकार की झील है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध जैव विविधता के राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती है। फिर भीतरकनिका, ये कहाँ है? ये भी है उड़ीसा में। फिर इसके अलावा उड़ीसा में कौन कौन से स्थल हैं? चिल्का झील। ठीक है, यह खारी झील एक लंबी रेतीली पहाड़ी द्वारा बंगाल की खाड़ी से पृथक होती है और इसमें समुद्री जल का आदान प्रदान होता है। खारी भाग जलीय शैवाल को भी पोषित करता है। इसके अलावा उड़ीसा में कौन कौन से? हीराकुंड जलाशय, सतकोशिया घाटी और तंपारा झील, ये सब कहाँ हैं? ये सब हैं उड़ीसा में। फिर पश्चिम बंगाल देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल में है पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि, तो सदियों से स्थानीय लोगों द्वारा विकसित की गई है। कोलकाता शहर को अपशिष्ट जल उपचार और निम्न, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हैं। फिलहाल पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, है ना। फिर सुंदरबन आर्द्रभूमि, तो सुंदरवन आर्द्रभूमि दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन सुंदरबन के भीतर स्थित है। सुंदरवन में भारत और बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा में इससे निर्मित होता है। ठीक है, फिर कर्नाटक, तो कर्नाटक में है अघनाशिनी
मुहाना। तो यह एक मुहाना है जहाँ अघनाशिनी नदी कर्नाटक राज्य में अरब सागर में बहती है। तो एक नदी भी आपको पता चल गई, अघनाशिनी। फिर अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, तो यह एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है जो तुंगभद्रा नदी से आने वाले मानसून के पानी को संग्रहित करती है। तो अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व जो है ये तुंगभद्रा नदी से आने वाले पानी से पोषित होती है और ये एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। इसके अलावा जो कर्नाटक में है वो है मगधी केरे और रंगना थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। फिर तमिलनाडु में देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आर्द्रभूमि स्थल है वो तमिलनाडु में है फिलहाल। तो तमिलनाडु देख लेते हैं, चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। भारत के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व भी है। फिर कांजीरनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, तो यह राष्ट्रीय स्तर पर एक संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ कई प्रवासी बगुला प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण नीड़ स्थल घोंसला है। जो बगुला प्रजातियों के लिए है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ बबूल के बेशुमार उष्णकटिबंधीय जंगल मिलते हैं हमें। कहाँ? कांजीरनकुलम पक्षी अभ्यारण्य में, है ना। फिर आगे देख लेते हैं। आगे है अन्य स्थलों में जो तमिलनाडु में है, कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, कारिकली पक्षी अभ्यारण्य, कुंथनकुलम, लॉन्गवुड सोला, पल्ली करनई, पिचावरम मैंग्रोव, पॉइंट कैलिमर वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, उदयमारथंदपुरम पक्षी अभ्यारण्य, वुडबूर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। फिर वेदांत थंगल पक्षी अभ्यारण्य, वेल्लोड पक्षी अभ्यारण्य और वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। तो सबसे ज़्यादा जो आर्द्रभूमि स्थल भी हैं वो तमिलनाडु राज्य में है। फिर गोवा में देख लेते हैं। गोवा में नंदा झील, इसमें आंतरायिक मीठे पानी की दलदल शामिल है जो जुआरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक के निकट स्थित है। तो फिलहाल अगर ये निकट है तो ये जुआरी नदी से अपना जो है वित्त पोषित करती होगी, जो जल वाला है। फिर केरल में देख लेते हैं। केरल में है अस्तमुदी आर्द्रभूमि। तो केरल राज्य में दूसरी सबसे बड़ी व्यापक मुहाना प्रणाली है। इसके अलावा है सस्तमकोट्टा, तो यह देश के दक्षिण पश्चिम में केरल राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है। तो सस्तमकोट्टा कहाँ है? केरल में, और ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है केरल की। फिर वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि, तो वेम्बनाड भी कहाँ है? केरल में। ये भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा खारा आर्द्र उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र जो 10 नदियों द्वारा वित्त पोषित होता है और तीसरी सबसे बड़ी जल पक्षी आबादी का भी पोषण करता है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। तो यह एक प्राकृतिक सुपोषी झील है, मतलब ये प्राकृतिक है, जो गोदावरी और कृष्णा नदियों की दो प्रमुख घाटियों के बीच स्थित है, कोलेरू झील। फिर असम में देख लेते हैं। तो असम में है दीपोर बील। यह ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्ववर्ती चैनल में एक स्थायी मीठे पानी की झील है जिसका असाधारण जैविक महत्व है। बील प्रवासी पक्षी फ्लाईवे पर एक पड़ाव स्थल है और यह असम में जलीय पक्षियों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर देखी जाती है, विशेष रूप से सर्दियों में। फिर मणिपुर में वहीं लोकटक झील, आप जानते भी होंगे। फिर इसके अलावा मिजोरम में पाला आर्द्रभूमि, जो पाला आर्द्रभूमि है ये कहाँ है? मिजोरम में। ये मिजोरम राज्य का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। ठीक है। फिर त्रिपुरा में है रुद्र सागर झील। इसके अलावा हाँ, तो इतनी ये सारी झीलें जो थी ये इसमें कवर हो गए, जितने आर्द्रभूमि स्थल थे राज्यवार वो सारे इसमें कवर कर लिए गए हैं। फिर आगे एक आता है मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो जो मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है ये दुनिया भर में मौजूद है और लगभग 17% रेगिस्तान क्षेत्रों को आच्छादित करता है। अब इसमें जो वनस्पतियाँ होती हैं ये या तो बहुवर्षीय या 12 मासी पौधे या तो झाड़ियाँ अथवा बौने वृक्ष होते हैं। इन जो मरुस्थलीय यहाँ की जो वनस्पतियाँ उनकी जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर दी जा रही हैं। तो इन मरुस्थलीय झाड़ियों का तना जो है वो छोटा होता है तथा इसमें कई शाखाएं निकलती हैं और जिस पर मोटी पत्तियाँ लगती हैं। शुष्क काल में ये पत्तियाँ क्या होती हैं? झड़ जाती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन से जल की क्षति भी रोकी जा सकती है। फिर सभी झाड़ियों तथा वृक्षों के जो तने होते हैं ये गूदेदार होते हैं जिसमें जल का भंडारण होता है। ठीक है। तथा ग्रीष्म काल में जब जल की आपूर्ति भी हो सकती है अथवा तनों पर मोटी छाल लगी रहती है जिससे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की क्षति रोकी जा सकती है। इसीलिए जो इनका जो वृक्ष के तने जो होते हैं वो गूदेदार होते हैं। फिर इसके अलावा क्या देखते हैं? एक जो पेड़ है जो खेजड़ी, ये क्या करता है? ये वृक्ष की जड़ें 60-70 फीट गहराई तक पहुंच जाती है। मतलब ये जल की तलाश में जो है वो 60-70 फीट तक अपनी जड़ों को जो है विस्तार कर सकता है जल की तलाश के लिए, खेजड़ी वृक्ष। इसके अलावा मरुस्थलीय पौधों के तनों अथवा पत्तियों पर बहुतायत से सूल एवं कांटे होते हैं जिनमें वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की क्षति कम की जाती है। इसमें कौन कौन से हैं? जैसे विलायती बबूल हो गया, बेर हो गया, कत्था हो गया तथा देसी बबूल, ये सारी चीज़ें हैं। आगे देख लेते हैं कि भारतीय मरु क्षेत्र की जो मुख्य घास हैं उनमें क्या क्या है? भारतीय मुख्य क्षेत्र की मरु क्षेत्र की मुख्य घासें हैं सेमड़, धामड़, करड़, अंजन, डाब और खसखस आदि। अब बेसिकली मैं भी ये अगर नाम दे देते हैं कि ये क्या है भारत के संदर्भ में, तो आप ये क्या है? ये मुख्य घासें हैं जो मरु क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये भूमि की गहराई से भी पानी की पूर्ति कर सकती हैं। इन क्षेत्रों में सूक्ष्म वनस्पति जैसे मॉस, नील हरित शैवाल जो है, हरित शैवाल, ये सभी नमी युक्त मौसम में बहुत बढ़ते हैं क्योंकि इनको जो है नमी चाहिए होती है।
इसके अलावा मरु क्षेत्र की जो कई झाड़ियाँ तथा घास जो है वो लवण सहनशील होती हैं तथा ये लवणीय जल में भी पनप सकती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मरुस्थल के कई जानवरों का मल जो है वो शुष्क एवं गुटिका के रूप में होता है, यथा भेड़, बकरी, हिरण, ऊँट, कुरंग आदि। यह भी जल संरक्षण का एक उपाय है। ठीक है, इसी तरह मरु क्षेत्रों के कई कीट नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में मल निष्कासित करते हैं, जो अन्य जानवरों द्वारा इनका उपयोग कर लिया जाता है। फिर इनका एक विशिष्ट लक्षण होता है, क्या होता है? छद्म आवरण। अब इसमें क्या है कि जैसे टिड्डा की अंडजोत्पत्ति यानी अंडज उत्पत्ति के समय 2-3 वर्ष पश्चात भी हो सकती है। मतलब टिड्डा जो है वो अपने अंडे की उत्पत्ति 2-3 साल बाद भी कर सकता है, जब वर्षा पर्याप्त होती है एवं घास की सघनता होती है। कई कीड़े भी जब तक भोजन एवं जल व्यवस्था पर्याप्त नहीं होती है, कई वर्षों तक अंडे नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इनकी विशिष्ट लक्षण है इनका, मरुस्थलीय कीटों का। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। अरावली, अब इसका जो थार मरुस्थल है वो सारा इसका विस्तार दिया गया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम तथा सिंधु नदी के पूर्व में फैली हुई थार मरुभूमि विश्व की अनोखी पारिस्थिति को दर्शाती है। भारत में राजस्थान का थार मरुस्थल महान भारतीय ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत और पाकिस्तान के 4.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपने में समेटे हुए। अब राजस्थान के 12 जिले जो हैं इसमें थार मरुस्थल का विस्तार है। इसके अलावा कहाँ है भारत के राज्यों के संदर्भ में? तो भारत के इस विशालकाय मरुस्थल के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के मुख्यतः क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के अत्यल्प भाग भी इसी मरुक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात, यहाँ पर मुख्यतः क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो थोड़ा थोड़ा क्षेत्र है वो हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, कर्नाटक में देखने को मिलता है और आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलता है। ठीक है, फिर थार मरुस्थल का 85% भाग राजस्थान में है और विश्व के सभी मरुस्थलों की अपेक्षा थार मरुस्थल में सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं, आगे अगर इसमें कुछ है तो फिलहाल तो नहीं है, फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो इस क्षेत्र में जो थार की बात हो रही, तो इस क्षेत्र में मात्र एक लूनी नदी है जिसका समकालित जल निकास है। यह अजमेर की पहाड़ियों से प्रारंभिक होकर कच्छ के महान रण में जाकर मिलती है तथा यह भी 12 महीनों तक नहीं बहती है, मतलब ये एक मौसमी नदी है। फिर इन क्षेत्रों में मुख्यतः मोटी अवसादी चट्टानों की श्रृंखलाएं यथा बालुकास्म, चूना पत्थर तथा सैल होती हैं। इन्हें दो भागों, पूर्व में ऊपरी तथा निचली विंध्याचल, पश्चिम में मारवाड़ में वर्गीकृत किया गया है। ये सिर्फ जानकारी के लिए है। आगे फिर वार्षिक वर्षा, तो वार्षिक वर्षा से 25% की कमी होने पर सूखा पड़ने की स्थिति बन जाती है और थार मरुस्थल में 90% से अधिक वार्षिक वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून काल में होती है, ये ध्यान रखिएगा। फिर मृदा, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाती है वो है भूरी बलुई, लवणीय, बलुई टिब्बा युक्त तथा जलोढ़ मृदाएं मिलती हैं। कई क्षेत्रों में जिप्सम की मात्रा अधिक होने से जिप्सम युक्त मृदाएं भी हमें देखने को मिल जाती हैं। फिर पशु संपदा, तो लाइव स्टॉक के बारे में जो है वो इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे दिए हैं कि हमारे देश का हर पशु, चाहे गाय हो, भैंस हो, ऊँट हो, बकरी हो, भेड़ या घोड़ा ही क्यों ना हो, इसकी सबसे जो अच्छी नस्लें हैं इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। और रूक्ष क्षेत्र होने के कारण यहाँ इन पशुओं में बीमारियां भी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम होती हैं, कम बीमार पड़ते हैं जानवर। फिर जो क्या है, अश्व पालन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अग्रगण्य है और यहाँ की अश्व नस्लें जो हैं विश्व में अपना स्थान रखती हैं। इसी कारण भारत सरकार ने जो अपना अश्व प्रजनन केंद्र है वो कहाँ स्थापित कर रखा है? बीकानेर में। भारत सरकार ने अपना अश्व प्रजनन केंद्र बीकानेर में ही खोला है। मरु क्षेत्र के दुधारू पशुओं में बीकानेर की राठी गाय, जोधपुर की थारपारकर और बाड़मेर की सांचौरी गायें प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा भेड़ की भी जो विभिन्न किस्में दी हैं इसमें, चौकला, पाटनवाड़ी, है ना। फिर आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है कि राज्य के आय स्रोत के रूप में पशुधन से 12% आय होती है। फिर देश में ऊन उत्पादन के क्षेत्र में भी 40% उत्पादन मरु क्षेत्रों में होता है। तो जो ऊन का सर्वाधिक उत्पादन जो है, उत्पादन क्षेत्र जो है वो 40% जो है वो मरु क्षेत्रों में होता है। फिर आगे इसमें वहाँ का वाटर रिसोर्सेज वगैरह दिया है। उसके अलावा हम देख लेते हैं जो खनिज स्रोत हैं। विश्व के अन्य मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे न्यू मैक्सिको हो गया, उटाह हो गया, टेक्सास हो गया, इनकी तरह राजस्थान का मरुस्थल भी महत्वपूर्ण खनिज स्रोतों से परिपूर्ण है। ठीक है, अत्यधिक समृद्ध क्षेत्र है। मरुस्थलीय क्षेत्र जिप्सम उत्पादन में हमारे देश में अग्रगण्य है, यहाँ जिप्सम में मतलब आगे है। इसी तरह मैग्नीज हो गया, कैलासाइट हो गया, उच्च किस्म के लाइमस्टोन के निक्षेप एवं बेरिलियम, तांबा, लोहा, टंगस्टन आदि खनिज भी इन क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फिर आध्यात्मिक खनिज संपदा के में देख लेते हैं। तो इन क्षेत्रों में सोप स्टोन, जिप्सम, माइका, गार्नेट, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, बेंटोनाइट तथा क्ले मृत्तिका के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के इमारती पत्थरों के विपुल भंडार हैं। इनका दोहन भी बहुत होता है और लाल भूरे बलुआ पत्थर, मार्बल के लिए भी ये क्षेत्र जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। फिर इसके अलावा
इसके अलावा फ़िलहाल देख लेते हैं, अभी ऐड बहुत दिया। हाँ, तो फ़िलहाल जो मरुस्थलीय क्षेत्र था, पारिस्थितिकी तंत्र था, उसमें इतना ही था। उनकी जो पारिस्थितिकी विशेषताएँ थी, उन्हें हमने देख लिया। इसके अलावा हम सुंदरबन को, ये जो लास्ट टॉपिक है, इसको भी कवर कर लेते हैं। तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, जीवमंडल। सुंदरबन जो है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है और यह दलदल वाला वन क्षेत्र कुल 10,200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से 4200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र भारत में और करीब 6000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बांग्लादेश में। तो ये एक फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। अगर मतलब सेंटेंस बना के दे दें तो इसका जो टोटल है वो 10,200 है। अब ये पूछ सकते हैं कि इसका जो अत्यधिक विस्तार है वो भारत में है, जबकि इसका अत्यधिक विस्तार कहाँ है? बांग्लादेश में। बाकी भारत में जो है वो 4200 है और बांग्लादेश में 6000 है। ठीक है। इसके पश्चिम में मुड़ीगंगा और पूर्व में हरिणभंगा तथा रायमंगल नदियां हैं। तो ये नदियों के नाम भी देख लीजिए। इन पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य नदियां जो हैं वो सप्तमुखी, ठाकुरान, मातला और ग्वासवा। हमें प्रमुख प्रमुख नदियां याद होती हैं और यूपीएससी कभी कभी ऊट पटांग नदियां पूछ लेता है। हालांकि जो हाईलाइटेड होती हैं उन्हें ही पूछता है। फिलहाल जानकारी के लिए ध्यान रखिएगा। फिर सुंदरबन को 1989 में ही विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। 2001 के बाद से सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व भारत में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बाद दूसरा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यूनेस्को ने 1987 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी इसे मान्यता प्रदान की है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सुंदरबन विश्व का एकमात्र मैंग्रोव वन क्षेत्र है जहां बाघ रह रहे हैं। विश्व का एकमात्र, ठीक है, मैंग्रोव वन क्षेत्र है जहां बाघ रह रहे हैं। इस वन क्षेत्र में बाघों की संख्या विश्व भर में सबसे अधिक है। तो ये डेटा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे ये दी हुई है कि यह कर्क रेखा के दक्षिण में है। अगर सुंदरबन की भौगोलिक स्थिति के बारे में पूछा जाए तो यह कर्क रेखा के दक्षिण में है, परंतु समुद्र तक के नज़दीक होने के कारण यहाँ का तापमान पूरे वर्ष भर लगभग एक समान ही रहता है। ठीक है। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है कि सुंदरबन मैंग्रोव वन क्षेत्र रॉयल बंगाल टाइगर पैंथेरा टाइग्रस में सबसे बड़ा सरल स्थल एवं उसका आवास है और दुनिया भर में सुंदरवन ही ऐसा एकमात्र वन है जिसमें देसी नस्ल के बाघ रहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। सुंदरवन में दुर्लभ और भयंकर किस्म के खतरनाक पशु भी बड़ी संख्या में है। कौन कौन से? जैसे मगरमच्छ, इनका वैज्ञानिक नाम दिया है फिशिंग कैट, ऊदबिलाव, गिरगिट छिपकली, गंगा में रहने वाली डॉल्फिन, स्नफ बिन डॉल्फिन, रिवर टेरोपिन। तो ये सारी जो प्रजातियां हैं ये वहाँ मिलती हैं हमें। फिर हरे समुद्री कछुए और भी सारी चीज़ें हैं। यहाँ रहने वाली सार्क और रे मछलियों को की 6 प्रजातियाँ वन्य प्राणी अधिनियम की अनुसूची 1 में शामिल हैं। तो फिलहाल इसमें इतना ही था और इन सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है और आपकी योजना लगभग 1 घंटे में पूरी कवर हो गई है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें प्रीलिम्स में काम आने वाले हैं, तो आप उसे देख लीजिएगा। बाकी जो 2 टेबल हैं उन्हें मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। ठीक है। और इस सेशन की जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। बाकी धन्यवाद।